हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बिहार चक्र भर्ती TRE 4 के लिए मैथ का क्लास डेली बाई डेली चल रहा है शाम को 5 बजे, जिसमें आप अगर आप वर्ग 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 के लिए या 9 10 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। आप इस क्लास में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है विथ थ्योरी। मतलब जो भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड थ्योरी भी डिस्कस किया जाता है। इसमें लो लेवल टू हाई लेवल, डिफिकल्ट लेवल भी क्वेश्चन बताया जाता है, डिफिकल्ट टू लो लेवल भी बताया जाता है। क्या था क्वेश्चन, मतलब अपर स्टैंडर्ड का देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपर स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो आप उस बोल सकते हैं वैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है 2/x + 3/y बराबर 13 है, 5/x - 4/y बराबर -2 है। तो x + y का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन में हम कर क्या सकते हैं कि पहले x और y का मान निकालना पड़ता। अगर x और y का मान डायरेक्ट बोलता कि x और y का मान बताए तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। लेकिन यहाँ पर x + y का मान पूछ दिया है तो हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा। दो तरीका है, या तो डायरेक्ट हम लोग समीकरण को हल करेंगे या 10 क्लास में पढ़ने के लिए मिलता है कि ये दो चौबारे रैखिक समीकरण के रूप में इसको चेंज किया जाता है। चेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे नीचे में 1/x है, ये 1/y है, इसमें भी 1/x बन जाएगा, 1/y बन जाएगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि 1/x को u मान ले तथा 1/y को भी मान ले और इसमें रख दे। यहाँ पर 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 है, और 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं, u, तो 2u बन जाएगा। और 3 × y की जगह तो 1/y की जगह क्या रख दे, भी रख दे, बराबर क्या हो गया, 13 हो गया। ये समीकरण 1 बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये 2/x है, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1/x लिख सकते हैं। इसी में 2 में 1/x से गुना करके 2/x बनता है, और वही 1/x की जगह हम यहाँ पर क्या रख दे रहे, u रख दे रहे, u माने हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हुए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेम उसी प्रकार से ये बन जाएगा 5, 1/x का मान u हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4, यहाँ 1/y का मान यहाँ पर b हो जाएगा, बराबर में -2 हो गया। ये हो गया समीकरण 2। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक, तो हमको यहाँ से u और v का पहले मान सॉल्व कर लेना है। जब u और v का मान सॉल्व होगा तो ऑब्वियस है कि x और y का भी मान निकल जाएगा। तो ये कैसे सॉल्व होता है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, किसी एक का कॉफिशिएंट, किसी एक का गुणांक समान बना लेते हैं, या तो u का बना लिया, या तो v का बना ले, और समान बना के हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए, समान बनाने के लिए यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है, तो अगर इसमें हम 4 से गुना कर दें, उसमें 3 से गुना कर दें, तो यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, और ये एक प्लस में एक माइनस में जोड़ देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं, ऊपर वाले समीकरण में 4 से गुना करेंगे, 4 गुने समीकरण 1 हो जाएगा। फिर जोड़ना है समीकरण 2 को, लेकिन कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना कर, 3 गुने समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना के 8u, 4 से गुना होगा 4 × 12 भी, 4 से गुना होगा 13 × 52 हो जाएगा। यहाँ पर आते 3 से गुना होगा तो 5 × 15u, इसमें 3 से गुना होगा 4 × 12 भी, 3 से गुना होगा तो -3 गुना के 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने का बात किया जाए तो जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, 8u + 15u, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 × 5 = 13 होता है, 13u यहाँ से निकल के आएगा, और 52 में से यहाँ पर 6 घट जाएगा तो 46 हो जाएगा। 23 से 46 2 मरतबे कटेगा तो u का मान क्या आ गया, 2 आ गया। u किसको माने थे, 1/x को, u की जगह हम 1/x रख देंगे, बराबर में 2 है। हमको x का मान चाहिए, दोनों तब पलटना पड़ेगा, तो इधर पलटेंगे तो x/1 होता है, नीचे का मान लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर नीचे में 1 है, पलटेंगे तो 1/2 होता है। समीकरण के इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ पलट के लिख सकते हैं, समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आता है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि v का मान निकालेंगे। अब v का मान निकालने के लिए या तो ऐसे करें, या u का मान किसी एक समीकरण में रख के v का मान निकाल लें। चलिए समीकरण 1 से ही निकालते हैं v का मान। तो यहाँ पर 2 गुने यहाँ पर u की जगह जो आया है मान रखेंगे, u का मान 2 है, 2 रख देंगे, +3v
बराबर 13। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 होगा तो 13 में से इधर क्या होगा, 4 कट जाएगा। तो 3v बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। 3 से 9 3 मरते हुए कटेगा, तो v का मान कितना आ गया। अब v किसका, y का उल्टा है, तो उल्टा यहाँ पे 1/y होगा v की जगह, यहाँ पर 3 है तो दोनों तब फिर पलट के y का मान निकालेंगे, पलटेंगे तो इधर पलट जाएगा 1/3। तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आया 1/3 और x का मान 1/2। क्वेश्चन में पूछा किसका मान है, तो x प्लस वाई का। x का मान है 1/2 प्लस y का मान 1/3। इसको जोड़ना है तो अभ्यास है कि इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। ये 3 मरते हुए जाएगा और ये अब भिन्न का जोड़ सभी को कम से कम आना ही चाहिए। तो ये कितना आएगा, 3 2 5/6 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में पहले हमको चेंज करना पड़ता है और फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। ये पहले से रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में नहीं था, उस फॉर्म पे नहीं था, तो हमको पहले चेंज करना पड़ा। चेंज करने के लिए 1/x और 1/y को u और v मानना पड़ा। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। एक रैखिक समीकरण के जोड़ा दिया हुआ है। देखिए रैखिक समीकरण के जोड़ा दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक ही चर दिख रहा है, सिर्फ y दिख रहा है और x नहीं दिख रहा है। तरीका बहुत सारा है बनाने का, या तो डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर ले, सबसे आसान तरीका यही है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर x होता है, यहाँ पे y होता है। y बराबर 0 का लाइन कौन होगा, जो x एक्सिस होता है वही जो लाइन होता है वो किसका लाइन होता है, जो x एक्सिस होता है वही y बराबर 0 का लाइन होता है। y बराबर -5, y बराबर -5 कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियस है कि y बराबर -5 नीचे में कहीं पर, यहाँ मान लो कि y का मान -5 है, तो यहीं से ग्राफ पास करेगा। और देखिए जब भी y बराबर a हो, मतलब y का कोई अचर, y का बराबर में अचर कोई मान दिया जाता है, तो हमेशा x एक्सिस के वो क्या होता है, समांतर होता है। अगर x बराबर a दिया हुआ है तो हमेशा वो किसके, y एक्सिस के समांतर उसका ग्राफ होता है। इसका ग्राफ जो होगा इस x एक्सिस के समांतर y =-5 से होते हुए जाएगा, ये इसका ग्राफ है। अब ये दोनों समीकरण देख सकते हैं आप, ये कहीं पर कट कर रहे हैं क्या, तो एक दूसरे जब कट ही नहीं करेगा, एक दूसरे की ये समांतर है, जब ये एक दूसरे का समांतर होता है तो उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। जब दो ग्राफ एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। यहाँ पर क्या क्या दिया है, दो हल तो होगा ही नहीं, एक हल भी नहीं होगा। जब एक जगह कट करता था एक हल होता, कि अनंत रूप से अनेक हल, तो अनेक हल भी नहीं होगा। अगर एक समीकरण दूसरे के ऊपर आ जाता तो उसका क्या हल होता, अनेक हल होता। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था, बस ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, नहीं तो एक और तरीका होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दिया हुआ है कि एक समीकरण दिया हुआ है जिसका मूल्य दिया हुआ है 0 जो दिया हुआ है, मतलब उसका रूट दिया हुआ है c और d है। जैसे अल्फा बीटा होता है ना, देख सकते हैं यहाँ पर ये रैखिक समीकरण है, कैसा है, सॉरी द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का जो मूल होता है, रूट होता है, उसको हम अल्फा बीटा मानते हैं। तो ऐसे ही उसके जगह पर यहाँ पर क्या दिया है, c और d दिया हुआ है। सबसे पहले रैखिक समीकरण को थोड़ा सा जनरल रूप दिखा देते हैं। गुना करेंगे तो x में x से गुना होगा तो x², और a में -x से गुना होगा तो -ax हो जाएगा, और -b में x से गुना होगा तो -bx हो जाएगा। अब माइनस में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये a में b से गुना होगा तो +ab हो जाएगा। अब माइनस में क्या है, k बराबर 0। तो यही रैखिक समीकरण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² -a + b, माइनस कॉमन कर लिया, a + b ब्रैकेट में लिख दिया इंटू x + ab - k बराबर 0। देख सकते हैं ये वाला क्या है, ये अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, ये x का गुणांक है, ये x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, x² गुणांक 1 है। अब जब दो मूल्य होता है, दो रूट होता है, यहाँ से लिख सकते हैं दो जो रूट होगा c + d, यही अल्फा + बीटा होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस b क्या होता है, तो जो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना है, -a + b है, -a + b है, डिवाइडेड बाई a। तो a का मान जो x² के आगे होता है 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो सी प्लस डी का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का मान किसके बराबर होगा, सी प्लस डी के बराबर। अब यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा होगा मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, सी इंटू डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए होता था। सी किसको बोलते थे, तो अचर पद को। तो अचर पद कितना है, ए बी माइनस के है, तो यही अचर पद है। अब बटे में क्या ए, तो ए का मान यहाँ पे कितना है, 1 है। अब यहाँ से ए इंटू बी निकालना है हमको। ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ए प्लस बी निकाले, ए इंटू बी निकाले, इसलिए कि हमको ऐसा द्विघात समीकरण चाहिए जिसका मूल ए और बी है। तो ए प्लस बी और ए इंटू बी हमको पता होना चाहिए। तो ए इंटू बी निकालते हैं, इधर से के अगर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो सी डी प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो देख सकते हैं। अब देखो फार्मूला बेसिकली होता क्या है, रूट लिखने का। अगर किसी द्विघात बहुपद का अगर द्विघात समीकरण का मूल्य अल्फा और बीटा है, तो द्विघात समीकरण क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा की जगह ए और बी दिया हुआ है, तो ये मूल क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी बराबर 0। हमको जो आंसर निकालना है वो सी और डी के टर्म में निकालना है। यहाँ से सबका मान रखेंगे, ए प्लस बी का मान क्या है, सी प्लस डी, या ए प्लस बी की जगह सी प्लस डी हो जाएगा। ए इंटू बी का मान कितना है, तो प्लस सी डी प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो आंसर बताने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा। यहाँ पर जब मूल्य, यहाँ पे देख सकते हैं मूल्य सी और डी था, तो द्विघात बहुपद यहाँ पर क्या लिखा था, ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस के था, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। मतलब बाकी सब सेम ही चीज़ दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर सी डी के बाद यहाँ पर प्लस में के हो गया, यहाँ पर क्या था, माइनस में के था। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, बस यहाँ पे इसको कंबाइंड करेंगे, अगर जैसे तोड़े थे ना गुना में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, अब प्लस में क्या है, प्लस के बराबर 0। तो ऑप्शन में आप खुद मैच करके देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पर सी और डी होना चाहिए, सी और डी, इसमें ए दे दिया इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो कि स्टूडेंट जो है उसमें थोड़ा फंस जाए। आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे स्टूडेंट फंसने का चांसेस उसमें बढ़ जाता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि एक समीकरण दिया हुआ है, बोला है कि इसका कितना वास्तविक मूल्य होगा। वास्तविक मूल्य का मतलब वही है कि ये कितना एक्स का ऐसा मान होगा जिसके लिए ट्रू होगा समीकरण। देखिए एक चीज़ पहले समझिएगा कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर करके जोड़ा जाता है, कोई कितना हो संख्या उसका स्क्वायर करके जोड़ा जाता है और वो 0 के बराबर है, इसका ये तभी पॉसिबल है। ये स्क्वायर का मतलब होता है ये हमेशा पॉजिटिव है। जब भी 3 पॉजिटिव संख्या को जोड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि वो कभी भी 0 के बराबर नहीं है, 0 से क्या होगा, अधिक होगा। कभी भी अगर स्क्वायर टर्म को जोड़ेंगे, स्क्वायर पद को जोड़ेंगे, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव नंबर है। अब 3 पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। बशर्ते बस एक ही कंडीशन ऐसा हो सकता है जिसमें ये 0 आ सकता है, जब इसका भी मान 0 हो जाए, इसका भी मान 0 हो जाए और इसका भी मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक साथ जब तीनों के तीनों 0 होगा तभी जाके ये 0 के बराबर हो सकता है। अब देखिए इसमें ऐसा x का कोई मान नहीं है जिसमें एक साथ तीनों के तीनों 0 हो जाए। अगर x का मान 1 रखते हैं तो 1 पे सिर्फ ये 0 होगा, ये दोनों 0 नहीं होगा, तो फिर ये 0 आएगा ही नहीं। 2 रखते हैं तो 2 पे ये 0 होगा, ये दोनों 0 नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 3 पे ये 0 होगा, ये दोनों 0 नहीं होगा। तो x का ऐसा कोई मान ही नहीं होगा जिसके लिए एक साथ ये तीनों के तीनों, जब तक एक साथ तीनों के तीनों 0 नहीं होगा इसका योगफल 0 के बराबर नहीं आ सकता। मूल का मतलब ही होता है कि वो x का मान रखते ही वो कितने के 0 के बराबर आ जाना चाहिए।
तो ऐसा कोई x का मान नहीं होगा। इसलिए ऑब्वियस है कि यहाँ पर x का मान कुछ भी रखेंगे तो कोई एक ही जीरो हो जाएगा, दो जीरो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये स्क्वायर का पद जीरो तभी होगा इसका योगफल जब ये सारे पद क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे तब। तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी ऐसा मूल वास्तविक नहीं मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक श्रेणी दिया हुआ है, लिखा नहीं है कौन सा श्रेणी में। ज़्यादातर श्रेणी जो भी पूछेगा वो ज़्यादातर एपी का ही पूछेगा। किसका पूछेगा, एपी का श्रेणी पूछेगा। एपी किसको बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। एपी का मतलब ऐसा एक श्रेणी जिसमें कुछ ऐसा टर्म देखने को मिलता है, एक क्या होता है, एक फिक्स टर्म जुड़ता है। हर एक पद के बाद एक फिक्स टर्म जुड़ेगा। हर एक अगर पद का बात करेंगे तो इसमें क्या जुड़ा, डी जुड़ा, फिर इसमें डी जुड़ेगा तो एक डी पहले से एक और डी जुड़ेगा तो 2D हो जाएगा, फिर एक और डी जुड़ेगा तो 3D हो जाएगा। तो जिस पद में एक समान मात्रा में कांस्टेंट पद जुड़ते जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो सीक्वेंस है, वो जो श्रेणी है वो किस में है, एपी में है। इस एग्जाम्पल के रूप में अगर देख सकते हैं, अगर 3 लेते हैं, 7 लेते हैं, 11 लेते हैं, 15 लेते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, समान पद जुड़ रहा है। इसमें 4 जुड़ने से फिर 11 मिलेगा, इसमें 4 जुड़ने से फिर 15 मिलेगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये किस में कहलाएगा, तो ये एपी में कहलाएगा। तो जब कोई पद एक के बाद एक समान फिक्स नंबर एक जुड़ते जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी में कहते हैं। उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, एपी में कहते हैं। दूसरा होता है जीपी। दूसरा क्या होता है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहला पद दो पदों का, कंजुगेटिव दो पदों का जो अनुपात होता है वो समान होता है। जो कंजुगेटिव दो पदों का जो अनुपात होता है, ठीक, तो अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब ये है कि रेशियो क्या होते हैं, अगर ये दोनों का रेशियो लेते हैं या ये दोनों का रेशियो लेते हैं या ये दोनों का रेशियो लेते हैं तो रेशियो हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जेपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये किस में है। पहले ये तो 8 रूट में दिया हुआ था, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। इस सीक्वेंस को ऐसे लिख सकते हैं √2, ये सब एक फल निकालना है। देखिए 8 में 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 बार 2 आएगा, जिसमें से 1 2 निकल जाएगा और 1 2 अंदर रह जाएगा। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 2 आएगा, मतलब 3 बार 2 आ रहे हैं, मतलब 3 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 बचेगा। 32 का करेंगे तो 32 का जब करेंगे तो 32 में से ये 5 को 2 होता है। 32 का मतलब क्या होता है, 2 को 5 बार गुना करना। तो 2 को 5 बार गुना करना मतलब क्या कि 2 को 2 से 1 2 बाहर निकलता है। इसमें से कितना निकलेगा, 2 को निकलेगा, 2 गुना के 4 बाहर निकलेगा और रूट के अंदर 2 रहेगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। कितना पद है, तो n पद है, n पदों का योग निकालना। अब देखो ये क्या एपी में है, देखिए तो कोई समान पद जुड़ रहा है क्या, इसमें √2 में क्या जोड़ेंगे तो ये आएगा। देखिए √2 में अगर √2 जोड़ते तो ये आएगा, फिर इसमें √2 जोड़ देंगे तो फिर अगला पद आएगा, फिर इसमें √2 जोड़ देंगे तो अगला पद आएगा। तो समान पद जोड़ने से अगला पद मिल रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है किस में है, एपी में है। एपी में इन पदों का जो योग का फार्मूला होता है, एसएन का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो ये एपी का योगफल का फार्मूला होता है, जहाँ पे ए जो होता है पद का, सीक्वेंस का पहला पद होता है। ये जो होता है पहला पद होता है। यहाँ पर डी जो होता है तो सारे अंतर होता है। सारे अंतर इसको हम लोग कहते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। मतलब ये वो टर्म है जो फिक्स पद जोड़ने से अगला पद मिल रहा है। तो इसमें क्या जोड़ने से अगला पद मिला, तो √2, तो ये डी का मान हो जाएगा। जो समान पद जोड़ने से अगला पद मिलता है वो वही डी होता है। अब पहला पद, यहाँ पर भी पहला पद भी √2 ही है। तो अब सबका जब मान इसमें हम रखेंगे, चलिए यहाँ पे अब रखते हैं, तो SN = n/2, तो n पदों का योग निकालना तो n/2 ही हो जाएगा।
2 इंटू ए का मान है √2 प्लस n-1 इंटू डी का भी मान √2 है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो n/2 अंदर में सिंप्लीफाई करेंगे 2√2 होगा, इसमें गुना करेंगे तो n√2 हो जाएगा, या √2 इंटू n लिख सकते हैं -√2 होगा। अब देखो 2 √2 में से एक √2 घट जाएगा तो क्या बचेगा n/2, ये वाला ब्रैकेट कर देते हैं, √2 बचेगा और प्लस √2 इंटू n हो जाएगा। अब इसमें से √2 को कॉमन कर सकते हैं, तो √2 को कॉमन करेंगे तो √2 कॉमन हो जाएगा, तो √2 इंटू n, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा n बचेगा, और डिवाइडेड बाई में क्या है 2 है। देखिए यहाँ पे नीचे में 2 है और नीचे में ऑप्शन में 2 कुछ ऑप्शन में समझ नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर √2 दिया हुआ है, तो इसको ऐसे हम लोग नीचे वाला को तोड़ सकते हैं। n इंटू पहले n यहाँ पर लिख लेते हैं, n+1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 दो बार लिख सकते हैं ना, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, यहाँ से क्या आंसर निकल के आएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई √2। अब ऑप्शन में मैच कर सकते हैं, ऑप्शन ए के साथ ये मैच कर रहा है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु से बने आयत के चौथे शीर्ष का निर्देशांक। आयत जो बनता है, आयत का कितना शीर्ष होता है 4 शीर्ष होता है, तो अगर 3 शीर्ष दिया हुआ है तो उसका चौथा शीर्ष किस प्रकार से निकलेगा बताना है। आयत का जो बनावट होता है, इसके आमने सामने के भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, जिसका विकर्ण जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। मान लेते हैं ये O है जो कि 0,0 है, ये A है जो 2,0 है, और यहाँ पर B है जो 0,3 है, और ये D है जो कि नहीं पता है, इसका निर्देशांक निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं, जिसको निकालना है उसको XY मान लेते हैं। देखिए हमें पता है कि एक दूसरे के ये क्या करता है बाइसेक्ट करता है, मतलब ये 2 बराबर भागों में ये क्या करता है बांटता है। तो अगर O और B का देखेंगे तो ये मध्य बिंदु होगा, O और B का ये क्या होगा मध्य बिंदु होगा। O और B का जब ये मध्य बिंदु होगा तो कोई भी 2 बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु निकालना रहता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि आमने और सामने का मतलब x1 प्लस x2 बाई क्या करते हैं 2 करते हैं, और y निर्देशांक निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटे क्या करते हैं 2 करते हैं। तो ये पहला x1 y1 इसको ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो क्या लिखेगा 0 प्लस 0 बटे 2, यहाँ पर y भी 0 है तो 0 प्लस 3/2 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 बटे 2 तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 होगा, 3 में 2 से भाग करेंगे 3/2 ही रह जाएगा। इसका निर्देशांक निकल के आगे 0,3/2। अब देखो हमको ये निकालना है, ये भी इसका क्या है मध्य बिंदु है, मतलब x+2 मध्य बिंदु है। जब x+2/2 का जो मान होगा यहाँ के x के मान के बराबर होगा, तो यहाँ का x का मान कितना है 0, ये 0 के बराबर होगा। 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में तो बचेगा क्या x+2, इसलिए 0 में 2 से गुना होगा 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा -2। उसी प्रकार से ये दोनों का योग करके 2 से भाग करेंगे तो इसका मध्य बिंदु निकलेगा। मध्य बिंदु कितना है इसका 3/2 है, मतलब y + 0/2 बराबर कितने के बराबर होगा 3/2 के। नीचे से नीचे ये 2 से 2 काट सकते हैं, और किसी संख्या में 0 जोड़ते तो वही रह जाता है, तो y ये रह जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 3, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। मतलब ये बिंदु का बात करेंगे तो कितना निकल के आ गया -2,3 हो गया, जो कि इसमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। मतलब इसका भी जो आंसर होने वाला है नॉन ऑफ दीज होने वाला है। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। मध्य बिंदु निकालने के लिए ये दोनों का हम पहले यूज किए 0,0 0,3, और यहाँ पे ए हो गया 2,3। 0 + 0/2 0 ही रह जाएगा, 0 + 3/2 3/2 रह जाएगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये निकालना है तो x+2/2 बराबर क्या है, इसमें का मान कितना है मध्य बिंदु का 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो x का मान -2 आएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा
ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और किसी के साथ ये मैच नहीं कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा BC, CA और AB के मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC ड्रॉ करेंगे। यह है त्रिभुज ABC। बोला गया है सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है BC, तो BC के मध्य बिंदु क्या है D है। BC के मध्य बिंदु यहाँ पे D दिया हुआ है। D का निर्देशांक कितना है तो 1,2 है। वैसे ही अगला यहाँ पे क्या लिखा हुआ CA, तो CA का मध्य बिंदु यहाँ पर अगला क्या है E है, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु E होगा जिसका निर्देशांक कितना है 4,-3 है। उसके बाद लिखा हुआ AB, तो AB का मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है F दिया हुआ है। तो ये तीनों का मध्य बिंदु दिया हुआ है। F का निर्देशांक कितना दिया है तो -2,4 दिया हुआ है। अब बोला क्या है कि ये त्रिभुज ABC है, उसका केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने का तरीका क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले बता देते हैं। केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक हेडिंग इस प्रकार से डालना है। अगर कोई त्रिभुज है, अगर इसका निर्देशांक x1, y1 है पहला शीर्ष का, दूसरा का है x2, y2 और तीसरा का है x3, y3, तो जो केंद्रक का निर्देशांक होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है x1 + x2 + x3/3 होता है इंटू y1 + y2 + y3/3 होता है। तो इसके लिए हमको ये तीनों शीर्ष का निर्देशांक चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस ABC त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर ये इसका निर्देशांक नहीं दे के इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मानते हैं कि A का निर्देशांक जो है x1, y1 है, जो B का जो निर्देशांक है वो है x2, y2 है, और जो C का निर्देशांक है वो है x3, y3। ठीक है। और ऑब्वियस है कि A और B के मध्य बिंदु F है। इसका मतलब x1 + x2/2 का मान कितना है -2 है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x1 + x2/2 बराबर यहाँ पे क्या है -2 दिया हुआ है। डायरेक्ट 2 को हम उधर हमेशा भेज दिया करेंगे, तो 2 गुना कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे 2 गुना कितना लिखाएगा, इधर से 2 गुना के -4 हो जाएगा। वैसे ही y1 + y2 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना है 4 है, तो अब से इधर से 2 जाएगा तो 4 में 2 से गुना होगा तो 8 हो जाएगा, तो 4 गुना के 8 हो गया। वैसे ही ध्यान दे x2, अब यहाँ पर B और C का मध्य बिंदु का यूज करेंगे तो x2 + x3, यहाँ से क्या आएगा x2 + x3/2 है, तो यहाँ पर इधर 1 है तो 2 इधर से जाएगा तो 1 में 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। वैसे ही y2 + y3, इधर से भी 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से सबका लिख लेंगे। तो A और C का मध्य बिंदु यहाँ पर E दिया हुआ है, तो इसमें कौन है x1 है और x3 है, तो ये क्या लिखाएगा x1 + x3/2 होगा, तो 2 उधर जाएगा तो 4 गुना के 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से सबको लिख लेना है जो यहाँ पे आते हैं। तो y1 + y3/2 है, तो 2 उधर जाएगा तो -3 के साथ गुना होगा तो -6 हो जाएगा। हमको यहाँ x1, x2, x3 चाहिए। तो देखिए अगर x, ये वाला समीकरण यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, लिखने नहीं जा रहे इसलिए लिखेंगे तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर समझना है इस समीकरण को जिसमें x है बोल सकते हैं, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो इसमें 2 जगह x1 दिखेगा आपको, 2 जगह x1 दिखा, 2 जगह x2 दिखेगा और 2 जगह x3 दिखेगा। मतलब सबको अगर जोड़ते हैं तो क्या निकल के आएगा 2x1 + 2x2 + 2x3, 2x3
बराबर में अब लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड आता है तो -4 + 8, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर -6, तो 4 और -6 कितना बचेगा -2 बचेगा। क्लियर है? तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 2 सब में 2 दिख रहा है, 2 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3, 2 से भाग करने पर 2 हट जाएगा और -2 में 2 से भाग होता है तो -1 बचेगा। ठीक है, ये x1 + x2 + x3 का यहाँ पे मान कितना आया -1 आया। अब यहाँ पे जब मान रखेंगे x1 + x2 + x3 का तो -1 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक क्या निकल के आया -1/3 आ गया। यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना दीजिए। यहाँ पे -4 है, -2 था तो -2 गुना के 4 हो गया, यहाँ पे 4 था तो 8 हो गया, यहाँ पर 1 था, गलती तो कर दिए, सॉरी, जोड़ना हम लोग को ये तीनों का था, यहाँ पर गलती कर दिए है, तो -4 और 2 -2 और +8, तो यहाँ पर 6 बचेगा, न कि -6 बचे, यहाँ पर न कि -2 बचेगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। तब इसको हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से जब दोनों तरफ भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो इसका x1 + x2 + x3 का मान यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर 3/3 हो जाएगा। अब आते हैं y1 + y2 + y3 कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, इस समीकरण को जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं और इस समीकरण को, ये तीनों को जोड़ेंगे तो इसमें भी y1 2 बार यहाँ पर दिखेगा, y2 भी 2 बार यहाँ पर दिखेगा, यहाँ और यहाँ y3 भी 2 बार दिखेगा, सब के सब लेफ्ट हैंड साइड 2 बार दिखेगा, तो 2y1 हो जाएगा +2y2 हो जाएगा +2y3 हो जाएगा। बराबर में आ जाते हैं राइट हैंड साइड, 8 है 4 है, तो 8 4 12 और यहाँ पे है -6, तो 12 और -6 कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ से 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 को हटाने के लिए, तो y1 + y2 + y3, 2 से भाग करेंगे तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर से अब यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों का योगफल 3 आ गया, 3 बटे क्या हो गया 3 हो गया। अब इसको जब काटेंगे तो ये 1 बार में कटेगा, ये भी 1 बार में कटेगा, तो क्या निकल के आएगा 1,1 निकल के आ गया। तो केंद्र का जो निर्देशांक निकल के आया वो क्या निकल के आ गया 1,1। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है, यहाँ पे डायरेक्ट ए बी और सी का निर्देशांक नहीं देकर क्या कर दिया, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया, जिसमें डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाए बढ़ जाए। बाकी कुछ नहीं, कैलकुलेशन आप कितना फास्ट कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, बाकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, बस ये फार्मूला जरूर ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदु क्या बोला है संरेखीय है। 3 बिंदु दिया हुआ है और तीनों बिंदु जो है वो कैसा है, तो संरेखीय बिंदु है। संरेखीय का मतलब क्या होता है कि एक सीधी रेखा पे तीनों बिंदु दिया हुआ है, एक सीधी रेखा पे तीनों बिंदु दिया हुआ है। 3 बिंदु संरेखीय मतलब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु है। पहला बिंदु मान लेते ए है जो कि a²/0 है, दूसरा बिंदु बी है जो कि 0,b² है, तीसरा बिंदु सी है जो 1,1 है। देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है कि संरेखीय का बहुत सारा तरीका, बहुत सारा कंडीशन होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना है। जो ए और बी जो बिंदु दिख रहा है ये बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है। ये है एक्स इंटरसेप्ट और ये वाला जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। अगर ये पता है कि ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, तो जब किसी रेखा पे 2 बिंदु दिया रहता है, उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया रहता है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर आ जाते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। थोड़ा सा लिखते हैं रेखा का समीकरण कब, जब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया रहता है। मान लो कि ये रेखा है, वैसे पता चलता है कि ये एक्स इंटरसेप्ट है, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है, h,0। यहाँ पे y वाला जो है वो 0 आती है, एक्स इंटरसेप्ट हो गया। और जो अगर k 0, k दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे x वाला 0 हो गया तो ये y इंटरसेप्ट हो गया। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जब दिया रहता है तो रेखा का समीकरण क्या होता है, x/h +
वाई बाई के, मतलब वाई इंटरसेप्ट वाला को नीचे रखना है, एक्स इंटरसेप्ट वाला के एक्स के नीचे रखना है, दोनों का योग कितने के बराबर हो जाता है 1। तो यही रेखा का समीकरण होता है, इस बात को ध्यान रखना, रेखा का इक्वेशन होता है। बात क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला एक्स इंटरसेप्ट मतलब एच की जगह यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ है और के की जगह क्या है बी स्क्वायर। तो इसी समीकरण हम रखेंगे तो ये क्या बनेगा, तो एक्स बाई एच के जगह ए स्क्वायर, तो एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बटे के की जगह बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिखेंगे बराबर 1 हो गया। ये दो बिंदुओं का हम लोग दो जो पॉइंट है उसका यूज कर लिए। अब इस पर एक और बिंदु दिया हुआ है 1, जब उसी रेखा पर कोई और बिंदु दिया हुआ है तो इस रेखा को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब ये है इसमें x की जगह 1, ये x की जगह 1 है, ये y की जगह 1 है, तो x की जगह 1 y की जगह 1 रख सकते हैं। तो ये इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इसलिए उस वह बिंदु उसी रेखा पे है। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर बराबर कितने के होंगे, 1 के बराबर होंगे। अब ये बहुत आसानी से आंसर निकल के आ गया। अब ऑप्शन के साथ आप मैच कर सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसानी से ये बन गया, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं था। बस कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि रेखा का समीकरण एक्स और वाई इंटरसेप्ट के रूप में क्या होता है, संरेखीय का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो त्रिभुज दिया हुआ है, दो त्रिभुज एक दूसरे क्या है, समरूप है। चलिए दोनों को पहले ड्रॉ करते हैं। पहले ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी। दूसरा जो त्रिभुज है वो कौन सा है, तो डी ई एफ। ए बी की लंबाई दिया हुआ है 3, बी सी का दिया हुआ है 2 और सी ए का दिया हुआ है 2.5 और इसमें ई एफ का दिया हुआ है 4। तो त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बोला है। परिमाप मतलब ये तीनों के साइड को जो लंबाई होता है, तो साइड का लंबाई 3 है ना, तीनों का योगफल निकाल लेंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। उसके लिए तीनों का लंबाई पता होना चाहिए। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, जब दो त्रिभुज ये सिमिलर का साइन होता है, समरूप का साइन होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका अनुपात बराबर होता है। देखिए अगर इसके साथ ये अनुपात लेते हैं तो ये कितना से बढ़ रहा है, दुगना हो रहा है। मतलब यहाँ पे समरूप देख सकते हैं BC, तो BC देखेंगे तो BC के साथ क्या है, EF है, तो BC के साथ EF को लेंगे तो ये क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो यहाँ पर अगर AC को लेते हैं तो AC यहाँ पर देख ले पहले कौन है, AC के साथ यहाँ पे क्या है, DF है। तो अगर इसका दुगना यहाँ पे करना है तभी जाके समरूप होगा। यहाँ 2.5 है, 2.5 का दुगना कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर AB है, तो AB यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले 2 है, तो ये AB है, तो यहाँ पर DE होगा, तो DE वाला ये वाला है, तो ये 3 है, तो 3 का यहाँ पर दुगना करना है, तो दुगना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों का लंबाई ज्ञात हो गया। अब परिमाप का मतलब ही होता है तीनों का योगफल। तो परिमाप में क्या निकल के आ जाएगा, तो परिमाप में जोड़ देना है, 6 + 4 + 5, 6 × 5 10, 10 × 5 15 हो गया। तो ये 15 सेंटीमीटर निकल के आ गया। बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। बस आपको समरूप के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे अनुपात, भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अनुपात बराबर का मतलब है कि ये कितना से बढ़ रहा है, ये 2 दूना के 4 दुगना हो रहा है, तो ये सब दुगना ही बढ़ेगा। 2.5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा। दुगना का मतलब 2 से सब में गुना हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों का लंबाई यहाँ पे ज्ञात हो गया और तीनों को जोड़ दिए तो इसका परिमाप निकल के आ गया। तो 15 सेंटीमीटर देखने को मिल गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं त्रिभुज को। त्रिभुज इस प्रकार से बनाना है कि एक 90 डिग्री दिखना चाहिए। यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए जिसका एक कोण 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कोण कितना है, 90। 90 का साइन इस प्रकार से होता है। तो AB को 90 बनाना है तो यहाँ पर B लिखेंगे, ABC। बोला है कि ये BD जो है AC पे लंब है, मतलब कोई BD एक है जो कि क्या है, AC पे लंब है, मतलब ये दोनों तरफ यहाँ पे क्या है, लंब है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे इसमें दिया क्या क्या है, पूरा AC के लंबाई दिया हुआ है, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा AC के लंबाई ये दिया हुआ है, कितना है, 9 है।
तो ये जो AD है, AD भी दिया हुआ है कि AD कितना है, तो AD आप देख सकते हैं, तो AD यहाँ पे दिया हुआ है 3 है। तो अब ये से पूरा 9 है, ये 3 है, तो DC कितना होगा, तो 9 में से अगर 3 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, तो DC यहाँ पे 6 निकल के आ जाता है। सबके लिए हमारे पता चल गया। जब एक समकोण त्रिभुज के समकोण से सामने वाला भुजा पे लंब डाला जाता है, तो यहाँ पर 3 समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। 3 समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब एक समकोण त्रिभुज के जो जिस कोण पर समकोण बढ़ रहा है वहाँ से सामने वाला भुजा पर लंब डाला जाता है, तो 3 समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ से अब ये बोल सकते हैं इस आकृति से कि त्रिभुज ABC एक समकोण है, ये समरूप होगा। देखिए, कर्ण को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कर्ण को थोड़ा ध्यान में रखना है। कौन किसके साथ समरूप होगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो देखिए, इसका कोण B है, तो कोण B 90 डिग्री है, तो ABD का देखेंगे तो कौन सा कोण 90 डिग्री है, कोण D 90 डिग्री है। मतलब बीच में जो आएगा कौन आएगा, D आएगा। ठीक है। और कोण A, इसमें भी ABC त्रिभुज में भी कोण A है, और ये ABD त्रिभुज में भी कोण A है। मतलब दोनों का कोण A बराबर है। मतलब A के सामने A आएगा तो A पहले लिखा है तो A पहले आएगा, तो AD बच कौन गया, B, तो ADB हो गया। त्रिभुज कौन सा समरूप है, ABC त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ADB का। फिर यहाँ से समरूप होगा एक और समकोण त्रिभुज है BDC समरूप त्रिभुज है। चलिए इसको दिखा दिए, BDC समरूप त्रिभुज है। यहाँ पर भी आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी कोण B जो है 90 डिग्री है, तो कोण D भी यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो B के जगह यहाँ पे D लिख दिए। अब इसमें कॉमन क्या है, C, तो C के साथ ये समरूप होगा, तो C यहाँ पे आएगा, और B, तो यहाँ पर बचा कौन, तो B बच रहा है, तो B यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसके साथ समरूप होगा। बात क्लियर है। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हम क्या करते हैं कि ये दोनों का समरूपता का यूज करते हैं, ये दोनों का समरूपता का यूज करके हम यहाँ पे मान निकाल लेंगे। BD का मान निकालने के लिए बोला है। चलिए, तो अनुपात बराबर होता है। तो चलिए, पहला अगर त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज का हम AD लेते हैं। कौन लेते हैं, ये वाला AD वाला लंबाई, तो AD लेते हैं। AD के साथ यहाँ पे देख सकते हैं ये AD, ये है, तो AD के साथ यहाँ पे कौन आएगा, BD आएगा। कौन आएगा, BD आएगा। एक ही AD की जगह यहाँ पर पहले AD लिखा हुआ है और फिर BD लिखा हुआ है, तो AD के साथ कौन आएगा, तो BD। तो AD का अनुपात BD के साथ बराबर होगा। अब हमको निकालना ये है, तो ये वाला यूज करेंगे इस त्रिभुज में, BD। तो अब यहाँ पर अगर इस वाला त्रिभुज का BD लेते हैं, इस वाला त्रिभुज का BD, तो BD कौन है, ये लास्ट 2 वाला। यहाँ पर लास्ट 2 वाला कौन है, DC है, तो ये किसके साथ कौन आएगा, DC है, तो BD बटे क्या आएगा, DC आएगा। अब इसमें जिसका मान पता है रख देते हैं। AD का मान 3 है, 3 रख दिए। BD निकालना है, BD नहीं पता है। यहाँ पर भी BD है, BD नहीं पता है, BD रख देते हैं। DC पता है कितना है, 6 है, तो 6 रख दिए। अब इसका तिर्यक गुना कर लेंगे। जब तिर्यक गुना करेंगे तो तिर्यक में कैसे, नीचे से ऊपर से गुना होता है, BD में BD से गुना होगा, तो BD का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 3 में 6 से गुना होगा, 36 18 हो जाएगा। तो BD बराबर हमको स्क्वायर है, तो रूट निकालना पड़ेगा, तब ना BD का मान निकलेगा। यहाँ प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लंबाई निकाल रहे हैं, तो लंबाई में हमेशा प्लस में लिया जाता है, कभी माइनस में नहीं लिया जाता है। 18 को सभी को पता है कि क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 2, ये 18 आएगा। 3 को 2 को 3 से 1 3 बाहर निकल जाएगा, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसमें है ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, तो 3√2 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, आज का सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।